तो आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास वॉल्वर हार्ट डिजीज। सही है। इयोटिक वाल्व हो गया, पल्मोनिक वाल्व हो गया, माइट्रल वाल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिजीज दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो रिगर्जिटेशन होगा या हमारे पास स्टीनोसिस। सही है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जितने भी वाल्व डिजीज है, स्पेशली अगर हम माइट्रल वाल्व की बात करें ना, माइट्रल वाल्व, तो इसमें जो रोमेटिक फीवर है ना, रोमेटिक फीवर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन ये रोमेटिक फीवर हर एक वाल्व में हो सकती है, लेकिन अगर हम मोस्ट कॉमनली बात करें तो जो माइट्रल वाल्व है इसमें ज़्यादातर मोस्ट कॉमन रोमेटिक फीवर है। ठीक है। और रोमेटिक फीवर है क्या कि जब भी आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है हमारे पास, उसकी वजह से होती हैं। और मोस्टली ये हम वैसे ईएनटी में भी हम करेंगे इसके बाद, और माइक्रोबायोलॉजी में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है। ये मोस्टली आपका जो फेरेंक्स है, यहाँ पे जो है ना इन्फ्लेमेशन काज करवाती है, जिसको कहते हैं फेरेंजाइटस। ठीक है ना। किसकी वजह से? ये बैक्टीरिया है हमारे पास, इसकी वजह से। अब मोस्टली ये ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं जो बच्चे हैं हमारे पास 2 से 3 वीक आफ्टर। कोई बच्चा हो, उसको जो है ना ये हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए फेरेंजाइटिस का, ठीक है ना, थ्रोट का। और उसके 3 वीक बाद आपके पास जो है ना ये रोमेटिक फीवर आपके पास आ सकते हैं। और ये आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि माइट्रल वाल्व इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। और भी वाल्व इन्वॉल्व होते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, और भी वाल्व इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली वाल्व है वो है माइट्रल वाल्व। ये बेसिकली एक प्रोटीन जो है ना ये प्रोड्यूस करती है, ये जो बैक्टीरिया है, और वो जो प्रोटीन है उसको हम कहते हैं एम प्रोटीन। ये बिल्कुल आपके जिस्म का जो टिश्यू है उसी की तरह जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह होता है हमारे पास ये जो प्रोटीन। और ये प्रोटीन है हमारे पास एम प्रोटीन। ठीक है। बिल्कुल ह्यूमन में भी इसी की तरह होते हैं। ठीक है। तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसके खिलाफ काम कर देता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास जो रोमेटिक फीवर है, ये हम डायग्नोसिस करते हैं बाय जॉन्स क्राइटेरिया। JONES क्राइटेरिया। माइनर भी है हमारे पास और मेजर। ये जो जॉन्स क्राइटेरिया ये मेजर क्राइटेरिया में हमारे पास है। लेकिन जो माइनर है, जब जब भी आपके पास इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें आपके पास जो है ना फीवर होगा। और ये जो सेडिमेंटेशन रेट जो है ना, जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR, ये आपके पास इंक्रीज होते हैं। ये मोस्टली आपके कोई भी इन्फेक्शन चल रहा हो, इन्फ्लेमेशन चल रहा हो, तो उसमें ये फीवर और ESR इंक्रीज होगा। ये अकेले इसमें नहीं। ठीक है ना। तो ये माइनर में आता है। अब मेजर क्राइटेरिया, जब भी अक्यूट रोमेटिक फीवर हो, तो ये जॉन्स जो है ना ये आप लोगों ने ध्यान में रखी, एक किस्म का जो है ना वो है निमोनिक है। JONES, जे से मतलब जो है ना जॉइंट्स। ठीक है। जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ओ से जो है ना हमारे पास जो है ना हार्ट। ठीक है। यानी पूरा जो आपके जो लेयर्स हैं, आपके एपिकार्डियम हो गया, मायोकार्डियम हो गया और एंडोकार्डियम हो गया, यानी पेनकार्डाइटस। ठीक है ना। तो ये इसके बाद जो है ना न्यूड्यूल्स इन द स्किन। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना एरिथीमा मार्जिनेटम। ठीक हो गया। इससे जो है ना हमारे पास क्या है, सेडेनम खोरिया। सेडेनम खोरिया। ये हमारे पास, अगर आप लोगों ने ये देख लिया है तो अब क्राइटेरिया हमारे पास पूरी है। ठीक है ना। और इसको हम कहेंगे कि ये अक्यूट रोमेटिक फीवर है। ठीक है ना। तो जॉन्स क्राइटेरिया आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक हो गया। वही, अब जब ये इन्फेक्शन हो जाए ना, ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप कोकाई जो बैक्टीरिया है, अब इसका जो है ना हमें ये मिलता है, ये किस्म का जो है ना इसका वो है ASO और NTDNase
ये अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये अक्यूट बीटा हेमोलिटिक बीटा हेमोलिटिक स्ट्रिप इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये भी मिल सकता है। लेकिन माइनर क्राइटेरिया में जैसे मैंने बात की, फीवर होगा और एलिवेटेड सेडिमेंटेशन रेट जो है ना ये आपके पास इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये हर एक इन्फेक्शन में होता है, ये माइनर क्राइटेरिया में हमारे पास है। लेकिन जो मेजर क्राइटेरिया है ये वो है यही जॉन्स क्राइटेरिया, JONES, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो जॉइंट्स होते हैं ना इसमें पेन होगा आपके पास, जो रेस्ट जॉइंट है, ठीक है ना, स्वेलिंग होगी। नी, जो बड़े जॉइंट्स होते हैं आपके पास, रेस्ट हो गया, नी हो गया, ठीक हो गया, इसमें जो है ना आपके पास क्या होते हैं, स्वेलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। और भी जो हमारे पास लार्ज जॉइंट्स है वो भी पेन का। इसके अलावा जो है ना हार्ट की बात के बारे में हमने बात की थी, तो इसमें हम पेन कार्डाइटिस की बात करेंगे। जैसे पहले मैंने आप लोगों को पता है कि पेन से आप लोग याद रखो कि पूरी जो है ना, जैसे कि पेन सिस्टोलिक मर्मर, तो अब ये इसका मतलब ये है कि अब ये अर्ली में भी होगा, लेट में भी होगा, मिड में भी होगा, यानी टोटली। तो यहाँ पे पेन का मतलब ये होता है कि अब आपका जो पूरी दीवार है, मतलब आपका एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, सारे वाल जो है ना, जो लेयर्स हैं आपके हार्ट का, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम एक ही टर्म यूज़ करेंगे और वो है पेनकार्डाइटिस। तो इसमें आपके पास मायोकार्डाइटिस भी होता है, आपके पास एपिक जो है ना वो भी, और जो एंडोकार्डाइटिस है वो भी आपके पास होता है, ठीक है। तो अगर हम एंडोकार्डाइटिस की बात करें तो इसमें जो है ना माइट्रल वाल्व जैसे कि मोस्टली कॉमन इन्वॉल्व होता है। एंडोकार्डाइटिस अगर यानी अंदर वाले जो लेयर है, बिल्कुल एंड साइड पे जो अंदर वाला है एंडोकार्डाइटिस, उसकी जब इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो मोस्ट कॉमनली जो वाल्व इसमें इन्वॉल्व होता है वो है हमारे पास माइट्रल वाल्व। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। एयोटिक वाल्व भी है, ठीक है, लेकिन मोस्टली कॉमन जो है ना वो माइट्रल वाल्व है। एयोटिक वाल्व भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या है हमारे पास, वो माइट्रल वाल्व है। इसके अलावा जो है ना, हाँ, अब जब भी मायोकार्डाइटिस होता है ना तो आपके पास एक स्टॉप बॉडीज होती हैं हमारे पास। ये देखें ना, ये विजिनेशन है, इसको हम कहते हैं विजिनेशन। ये एक मिनट, ये 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 आपके पास ये विजिनेशन हुई है, ठीक है। अब ये जो माइट्रल वाल्व की जो विजिनेशन होती है, बिल्कुल इसी तरीके से, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान में रखें। ये देखें, ये विजिनेशन हुई है, ठीक है। अब क्योंकि जैसे कि हमने मायोकार्डाइटिस के बारे में बात की, तो विजिटेशन, विजिनेशन नहीं, सॉरी, विजिटेशन जिसको कहते हैं, ये देखिए विजिटेशन है हमारे पास। अच्छा, इसके बारे में जो है ना हमारे पास मायोकार्डाइटिस है। मायोकार्डाइटिस के साथ जो है ना आपके मतलब जो मेडल वाला लेयर है, उसमें जब आपके पास इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन चल रही हो, ठीक है ना, तो उसमें उसके साथ साथ हमारे पास स्टॉप बॉडीज होती है। ये बहुत कॉमन है और बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप बॉडीज आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। स्टॉप बॉडीज जो है ना ये, और स्टॉप बॉडीज के अंदर हमें एक सेल्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं अनुष्का सेल। और ये इसका हाल मार्क है, ये जो अनुष्का सेल्स होते हैं ना, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये सारे मायोकार्डियम के सेल्स है, ये वाले, ठीक है ना, ये मायोकार्डियम के सेल्स है। लेकिन ये अगर आप लोग ये देखें ना, ये इसको कहते हैं स्कोप बॉडीज। स्टॉप बॉडीज आर स्कोप बॉडीज है ये। अब इसके अंदर हमारे पास ना सेल्स होते हैं, ये इसको हम कहते हैं एनोस्का सेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल को हमने इधर बड़ा किया, देखें ये। अब ये इसका जो है ना ये हाल मार्क है, ठीक है। एनोस्का सेल, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, और मोस्ट कॉमनली अगर आप लोगों से पूछे ना कि मायोकार्डाइटिस जो है ना ये मोस्ट कॉमन काज होती है अक्यूट में, बंदा मर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो मायोकार्डाइटिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ ड्यूरिंग द अक्यूट फेज। जब भी अक्यूट फेज चल रहा हो ना, अक्यूट रोमेटिक फीवर चल रहा हो, तो उसका जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है वो क्या है, मायोकार्डाइटिस। ये बहुत अहम पॉइंट है, इन लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है ना, तो ये आप जहन में रखें। फिर अगर आप इसको जो है ना इसको ट्रीट ना करें अक्यूट को, तो जाहिर सी बात है ये फिर प्रोग्रेस करेगा क्रॉनिक में, ठीक है ना।
और ये जो अक्यूट है ये फिर क्रॉनिक में चला जाता है, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास ये आपका जो इन्फेक्शन है ये रिपीट बार बार आपके पास हो रहा है ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का, ठीक है ना, तो जब बार बार रिपीटिंग में आपके पास ये मसले होते हैं, आ रहा होता है, तो ये फिर जो अक्यूट है ये क्रॉनिक में चला जाएगा। फिर इसको हम कहेंगे कि अब जो फेज चल रहा है वो क्रॉनिक रोमेटिक वाल्वुलर डिजीज है। अब इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये अक्यूट है या क्रॉनिक है। तो क्रॉनिक में अगर आप देखें ना, तो जो वाल्व होगा इसमें आपके पास स्कारिंग आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अब क्रॉनिक मसला चल रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना, अब रिजल्ट इसका क्या निकलेगा, जब स्कारिंग चल रही है, वाल्व की स्कारिंग हो गई है, सॉरी क्रॉनिक मसला चल रहा है, स्कोरिंग हो गई है, अब इसका जो एंड रिजल्ट आएगा हमारे पास वो है स्टिनोसिस, ठीक है ना। तो हमारे पास स्टिनोसिस हो जाएगी, और जब स्टिनोसिस होती है तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि इसमें जो मोस्ट कॉमनली वाल्व इन्वॉल्व होते हैं वो माइट्रल वाल्व है। बाकी भी हमारे पास वाल्व इन्वॉल्व होते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन माइट्रल वाल्व मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है ना इसमें माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना, जो कॉर्ड या टेंडन ही है आपके पास, जो वाल्व के जो टेंडन है, जैसे कि ये इधर इन लोगों ने नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास वाल्व है तो इसमें जो है ना कॉर्ड या टेंडन ही होती हैं, जो वाल्व को बंद और ओपन कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्ड या टेंडन, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना आपके पास थिक हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो कसप होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाल्व है ना, तो जैसे कि इयोटिक वाल्व है, तो इयोटिक वाल्व के ना तीन कसप होते हैं, 1 2 3, ठीक है। जैसे कि माइट्रल वाल्व है तो उसके दो कसप होते हैं, ये जो लीफ लेफ्ट है इसको हम कसप बोलते हैं, ठीक है। इयोटिक वाल्व भी जो है ना हमारे पास इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना बाकी भी वाल्व होते हैं, लेकिन वो लेस कॉमन होते हैं, और इसका जो कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आती है वो है एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। हमारे पास जो बिल्कुल लास्ट वाला लेयर होता है ना मायोकार्डियल सेल का, तो उसका जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है ना। तो अब ये देखें ना, ये वाला ये आपके पास इयोटिक वाल्व है, ये देखें स्कारिंग हो गई है, ठीक है ना, थिक हो गया है, ठीक है ना। और हाँ, अक्रानिक में जो वाल्व होगा ना, ये इसका जो बिल्कुल ये जो माउथ है ये बिल्कुल फिश लाइक है, देखिए ना फिश लाइक माउथ है, बेस नॉर्मली ये क्लोज होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी इसका जो है ना यहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, ये थिक हो जाता है, देखें, तो अब जो है ना ये सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है। तो जब बंद नहीं हो पा रहा है तो देखें आपका जो वाल्व है वो बिल्कुल उसका जो मुंह है वो फिश लाइक जो है ना वो आपको नजर आता है, ठीक है ना। तो ये एक किस्म का वो है। अब इसकी जो हाँ, अब हम आते हैं इसकी तरफ, स्टिनोसिस की तरफ। जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि रोमेटिक फीवर जो है ना वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हर एक वाल्व की जो भी मसला हो, स्टिनोसिस हो, रिगर्जिटेशन चल रहा हो, या जो है ना हमारे पास प्रोलैप्स हो, वट एवर रीज़न, हर एक वाल्व की जो भी डिजीज हो, ठीक है ना, कोई भी डिजीज चल रही हो, उसके लिए जब हम मेडिकली जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसके लिए तो हम पहले इसको डायरेटिक्स देते हैं, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स आपको सेम मिलेंगे आपके पास। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमने कल बात की थी ना, कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड और ये हार्ट फेलियर होते हैं। तो यहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम जहाँ जिस तरह हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़े थे, एग्जैक्टली ए टू जेड जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे हमारे पास ये वाल्वुलर हार्ट डिजीज में भी सेम है, ए टू जी सेम है दोनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो भी वाल्व का जो मसला चल रहा हो, कोई भी डिजीज चल रहा हो, कोई भी वाल्व हो, तो साइन एंड सिम्टम्स जो है ना, वो जो प्रेजेंटेशन है साइन एंड सिम्टम्स का, वो बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, ठीक है ना। तो अब हम इसको डिफरेंशिएशन जो कहते हैं, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो हम कैसे करेंगे। तो वो हम जैसे कि हमने साउंड्स के बारे में बात की, तो साउंड जो है ना वो हमें बता देता है कि अब ये जो है ना कौन सा वाल्व का मसला चल रहा है। बाकी साइन सिम्टम्स हमें सेम मिलेंगे। इसीलिए जब हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमने बात की थी,
तो हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, जैसे कि हम डायरेटिक्स दे रहे थे, जैसे कि एसी इनहिबिटर्स की हमने बात की थी है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जिसमें प्रेल वगैरह आते हैं, वो हमने बात की थी। तो यहाँ पे भी हम मेडिकली ट्रीटमेंट जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम वही एसी इनहिबिटर्स या अरब देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हम दे देते हैं यहाँ पे। तो एक किस्म की ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। बाकी अगर आपका जो है ना मसला बिल्कुल सीवियर हो और वो वाल्व ठीक नहीं होता है ना, तो फिर उसको हम जो है ना सर्जरी करके उसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक किस तरह कर देते हैं कि वाल्व जो है ना वो रिप्लेस कर देते हैं, एक नया वाल्व लगा देते हैं। तो मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए हर कोई वाल्व डिजीज हो तो उसमें हम डायरेटिक्स देते हैं, ये आप लोग जहन में रखें, सही है। डायरेटेक्स में वही एसीई और आर दोनों आप दे सकते हो, ताकि क्योंकि अब वाल्व का मसला है तो वहां पे कंजेशन होगी, जो कंजेशन होगी यानी फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा। अब वॉल्यूम ओवरलोड होता है तो हम ये चाह रहे हैं कि अब वॉल्यूम ओवरलोड ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम डायरेसिस देते हैं, डायरेटेक्स देते हैं ताकि डायरेसिस हो, ताकि वॉल्यूम बाहर निकल आए किडनी के थ्रू, इसलिए हम डायरेटेक्स देते हैं। तो इस चीज को आप लोग जहन में रखें, बाकी हम ट्रीटमेंट के साथ साथ अब आगे हम करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इयोटेक स्टेनोसिस है, इयोटेक का मतलब होता है इयोटेक वाल्व, स्टेनोसिस का मतलब होता है कि नेरुविंग, ठीक है, तंग हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो देखें डिफिनीशन भी वही कह रहा है कि नेरुविंग ऑफ द इयोटेक वाल्व, ठीक है ना। अब ज्यादातर इसके जो काजेज हैं हमारे पास, किसकी वजह से ये नेरो हो गई है, ठीक है ना। तो जो किसकी वजह से नेरो हुई है, यहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम का आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं, फाइब्रोसिस होती है। अब ये जो वाल्व है ये आपके पास क्या हो गया है, तंग हो गया है, स्टेनोसिस हो गई है, ठीक हो गया है। अब क्या होगा हमारे पास, अब आपका हार्ट पंप करेगा, ब्लड बाहर निकालने की कोशिश करेगा, आगे रास्ता बंद है, जिसका मतलब ये है कि आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा, है, आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा और पीछे वॉल्यूम, क्योंकि अब 80% ब्लड, सॉरी 100% जैसे कि ब्लड बाहर निकलता है, अब वो 100% नहीं निकलेगा। अब जैसे कि 80% आप मान ले के बाहर निकलेगा, 20% पीछे दोबारा रह जाती, तो जो डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सारी फिजियोलॉजी है यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले बात की थी। तो कॉजेज में आप लोग याद रखें कि एयोटिक स्टेनोसिस में आपके पास फाइब्रोसिस होती है, साथ में जो है ना आपके पास कैल्सिफिकेशन, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने फाइब्रोसिस होती है, फिजियोलॉजी में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि वह जब बंदा बूढ़ा बूढ़ा होता है तो जो वेसल्स है उसमें जो है ना वो कम हो जाती है इलास्टिसिटी, और फाइब्रोसिस जो है ना वो बन जाती है। तो लेट एडल्टहुड इन लोगों ने बात की है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 60 ईयर्स, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो एयोटिक वाल्व होता है नॉर्मली इसके 3 कसप होते हैं, 3 लिफलेट्स होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसके 3 कसप नहीं, उसके 2 कसप है, तो उसका अब 2 कसप है और वहां पे फाइब्रोसिस हो, वहां पे कैल्सिफिकेशन हो जाए, तो अब मसला तो भाई ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर बाइकस्पेड योटिक वाल्व हो तो उसमें जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम कहते, अब देखिए ये हमारे पास जो है ना इयोटिक वो है, वाल्व है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ना ये 3 कसप होते हैं हमारे पास बेसिकली, देखिए नॉर्मली, ठीक है। अब हमारे पास ना यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारे पास जब भी, क्योंकि स्टेनोसिस हुआ है, ये देखिए ना स्टेनोसिस हुआ है, ये देख, ये वाला, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, देखिए ये वाला ठीक हो गया, ये देख। अब स्टेनोसिस हुआ है किसकी वजह से, काज आप लोगों ने समझ लिया, फाइब्रोसिस हो या कैल्सिफिकेशन हो, ठीक है ना, कैल्शियम आके डिपॉजिट हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास, हाँ, जैसे कि हमने रोमेटिक फीवर के बारे में बात की कि रोमेटिक फीवर हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है कौन सा, माइट्रल वाल्व, लेकिन लेस कॉमन अदर वाल्व भी हो सकते हैं, और सेकंड फिर ये इयोटिक वाल्व हो सकता है। तो इसलिए अगर रोमेटिक फीवर चल रहा हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये इयोटिक स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक है ना।
फिर इसके बाद जो है ना रोमेटिक डिजीज के बारे में हमने बात की, ठीक है ना, कि उसकी वजह से भी हमारे पास ये हो सकता है। अब हमारे पास जो है ना अब कंपेंसेशन होगा। कंपेंसेशन किस तरह होगा कि अब स्टिनोसिस हुई है तो आपका हार्ट जो है ना वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा जोर लगाएगा, बहुत ज्यादा पावर लगाएगा, ब्लड जो है ना बाहर निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब जो है ना, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, तो वेंट्रिकल ज्यादा पावर लगाएगा, ज्यादा पावर लगाएगा। अब वक्त के साथ साथ जो है ना ये अपने आप को बड़ा कर देगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। किस चीज की? लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो देखिए जब भी आपके पास, क्योंकि अब ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्योंकि अब आपका हार्ट जो है ना वो कंपेंसेट करवाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंपेंसेशन किस तरह करवाएगा, क्योंकि आगे रास्ता बंद, तो ये अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, ताकि मैं बड़ा हो जाऊं, ताकि मैं ये जो ब्लड है मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखे, जैसे कि यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा, जाहिर सी बात है, ऑलरेडी हमने साउंड्स के बारे में बात की है, ठीक है ना। आप लोगों को ये शायद आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे जो साउंड्स होगा वो कौन सा साउंड होगा। माज बताएगा मुझे, कि माज हमें बताए कि जो इयोटिक स्टिनोसिस हो तो इसमें कौन सा वाला साउंड प्रोड्यूस होगा हमारे साथ। पहले आप लोग, पहले आप, मरमर होगा आई थिंक। हाँ मतलब वही, सॉरी, मरमर जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, वो वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो कौन सा एबनॉर्मल साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा? पहले आप जहन में ये लाके रख दें कि ईयोटिक वाल्व जो है ना वो ड्यूरिंग डायस्टली ओपन होती है या ड्यूरिंग सिस्टली ओपन होती है? सर ये तो ड्यूरिंग सिस्टली ओपन होती है सर। ड्यूरिंग सिस्टली, वेरी गुड। तो अब जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? डायस्टॉलिक साउंड प्रोड्यूस होगा, सिस्टोलिक। साउंड प्रोड्यूस? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मरमर होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, सिस्टोलिक इजेक्शन, क्योंकि ब्लड बाहर निकल रहा है इसलिए इसको कहते हैं सिस्टोलिक इजेक्शन। क्लिक क्या मतलब? मरमर, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम, अगर इसकी जगह पे मिड सिस्टोलिक आ जाए, मिड सिस्टोलिक, तो मैं कहूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये सही है कि गलत है? मिड सिस्टोलिक, ये मुझे रानी बताएगा। इसको मैं मिड सिस्टोलिक बता सकता हूं? सो रही है आप क्या? तनवीर, चलो तनवीर बताओ मुझे, तनवीर यहाँ पे मिड सिस्टोलिक होगा कि नहीं? सारे सो रहे हैं यार। मिक्स सिस्टोलिक होता है इधर। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। मिड सिस्टोलिक होगा, क्योंकि देखिए हमने अर्ली मिड लेट पढ़ा, ठीक है ना। वो मिड सिस्टोलिक इसलिए क्योंकि आपका जो इयोटिक वाल है वो ड्यूरिंग मिड सिस्टली, जब आपका फेस चल रहा हो तो तब इयोटिक वाल जो है ना वो ओपन होती है, ठीक है ना। तो मिड सिस्टोलिक मरमर यहाँ पे भी आपके पास आ सकता है, सही है। मिड सिस्टोलिक मरमर हो, एजेक्शन सिस्टोलिक मरमर हो, और साथ में ये जो क्रेशेंडियो डिक्रेशेंडियो है, ये हालमार्क है, ठीक है ना। तो आपको ये तीनों दे सकते हैं, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, मिड सिस्टोलिक मरमर, ठीक है ना, मास, और क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर। क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो का मतलब ये होता है ना कि इंक्रीज या डिक्रीज आपका जो मरमर है, ये हालमार्क है, ठीक है ना, ये आप जहन में रखें, ये हालमार्क, ठीक हो गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या आ सकती है? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि अब हार्ट जो है ना वो कंपेंसेट करवाएगा। हार्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वक्त के साथ बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इस बड़े होने को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अब क्योंकि अब ब्लड जो है ना वो कम मिल रहा है, जो टिश्यू है उसको ब्लड कम मिल रहा है, डिमांड कम है। तो जब डिमांड कम है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा? एंजाइना होगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी को भी जो है ना वो ब्लड कम मिल रही है, ठीक हो गया। जो 5% जो है ना आपके जिस तरह के हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी में कि 20% किडनी को मिलता है,
20 से जो है ना 15 से 20% मिलता है, फिर इसके बाद जो है ना 20% ब्रेन को मिलता है, और इसी तरीके से हमने डिफरेंट वो हमने पढ़े थे कि 5% कोरोनरी आर्टरी को मिलता है, एक चीज़ हमने पढ़े है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब कोरोनरी आर्टरी को भी ब्लड सप्लाई जो है ना, आपके हार्ट को भी ब्लड सप्लाई है ना, अब क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं, उसको भी खुराक की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी सही तरीके से वो डिमांड पूरी नहीं हो रहा है। तो जब डिमांड पूरी नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको अब चेस्ट पेन होगा, तो इसलिए यहाँ पे एंजाइना होगा, सिनकपी होगी, ठीक है, विद स्पेशली विद एक्सरसाइज। और जब ये ब्लड इस नैरो इस तंग रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो जो आपकी आरबीसी है ना वो टूट जाएंगे। तो जब टूट जाएंगे, तो जब भी आपके पास आरबीसी टूटते हैं तो हम कहते हैं कि अब आपका आरबीसी कम हो गई है। तो जब भी आरबीसी कम होती है उसको हम अनीमिया कहते हैं। लेकिन जब आपका आरबीसी टूट जाती है तो इसलिए हम इसको कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। हीमो का मतलब होता है ब्लड, लिटिक का मतलब होता है टूटना, अनीमिया का मतलब होता है कम हो जाना। तो अब आपका आरबीसी टूट के कम हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। लेकिन इसको पूरे को हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। तो माइक्रो का मतलब होता है कि स्मॉल, एंजियो का मतलब होता है वेसल्स, एंजियो का मतलब होता है वेसल्स, पैथिक का मतलब होता है पैथोलॉजी। तो यहाँ पे इस तंग रास्ते से यानी माइक्रो, स्मॉल, एंजियो, इस तंग वेसल से जो है ना वो आरबीसी निकलती है, और उसी की वजह से आरबीसी टूटती है, और उसी की वजह से हमें एनीमिया होता है, और इसी एनीमिया को हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। सारी चीजें आप लोगों के सामने, ठीक है। बहुत आसान, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं ताकि जो वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है, ताकि ये वॉल्यूम ओवरलोड ना हो, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना अगर आप मसला सही खराब हो गया है और जो है ना वो स्कारिंग हो गई है, तो जाहिर सी बात है उसका जो है ना वाहिद इलाज यही है कि सर्जरी कर लो, ठीक है ना। वाल रिप्लेसमेंट, हम वाल को जो है ना चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तब जब आपके पास ये कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो, साथ में जो है ना आपके पास हिमोलिटिक एनीमिया हो, है, ठीक हो गया, सिंकपी हो, एंजाइना हो, है, ये कॉम्प्लिकेशन, अगर ये कॉम्प्लिकेशन आ गया इसका मतलब ये है कि हम हालात अब और ख़राब हो रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हालात और ख़राब ना हो ताकि हम इसको रिप्लेस करें, ठीक है ना। तो जब भी आप वॉल रिप्लेसमेंट करवा देते हो, ठीक है ना, कब, जब आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ जाए। इयोटिक रिगर्जिटेशन, इयोटिक रिगर्जिटेशन में ये क्या होता, क्या है कि वही इयोटिक वाल्व है लेकिन अब बैक फ्लो होती है। बैक फ्लो इयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आती है, लेकिन ये कब, जब आपके पास इयोटिक वाल्व बंद होता है तो उधर से जो है ना ब्लड फ्लो, बैक फ्लो हो जाती है वेंट्रिकल की तरफ ड्यूरिंग डायस्टली, क्योंकि आपका हार्ट अब रिलैक्स होता है, ठीक है। अब क्योंकि वाल्व खराब हो चुका है, सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है। स्टीनोसिस में तो ये था कि वो तंग था, ठीक है ना, तो उसमें तो ये मसला नहीं होगा। यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो हार्ट है वो रिलैक्स होगा, वाल्व वहां पे बंद होगा नॉर्मली, और एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आएगा, ये नॉर्मल है। अगर अब आपके हार्ट वाल्व में जो है ना उसमें मसला है, वो सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, बंद हो रहा है लेकिन सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, तो ऊपर से जो है ना वो बैक फ्लो ब्लड आती है वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है ना, जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो ड्यूरिंग डायस्टली। तो यहाँ पे जब आप साउंड प्रोड्यूस होगा, मास मुझे बताएं तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा। मास, यस यस सर। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा। सर डायस्टोलिक मरमर होगा सर इधर। बिल्कुल डायस्टोलिक मरमर होगा, सही है, मतलब एबनॉर्मल हार्ट साउंड। मैं बार बार ये साउंड कहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मरमर, सही है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड की मैं बात करता हूँ, ठीक हो गया। अब वेरी गुड, यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो है हमारे पास डायस्टोलिक मरमर, सही है।
तो जब भी आपके पास और ये इसका मतलब कास क्या है कि ये जो इयोटिक रिगर्जिटेशन होती है सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास वाल्व डिमेज हो जाए, जिसको इयोटिक डाइसेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, वो खराब हो जाए। इसके अलावा जो है ना आपके पास सिफिलिटिक एनोरिज्म यानी सिफिलिक इन्फेक्शन चल रहा हो, ठीक है ना, और ये इसका जो है ना टर्शरी वो हो, तो फिर जाके आपके पास ये एरोटिक रिगर्जिटेशन होते हैं, सही है। या आपका जो इयोटिक है रूट है वो डायलेट हो जाए, ठीक है ना, इयोटिक रूट जो है ना वो डायलेट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वेंट्रिकल है ना, ठीक है ना, और ये आपके पास क्या है, इयोटा है, अब ये थोड़ा सा ना डायलेट हो जाए इसी तरीके से, ये डायलेट हो जाए, तो अब ये जो वाल्व है ना वो सही तरीके से बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये डायलेट हो गया है, ठीक है ना। तो ये अब क्लिनिकल फीचर क्या है, मैंने जैसे कि पहले बताया ना कि साइन एंड सिम्टम्स सारे का जितने भी वाल्व डिजीज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ जिस तरह वहां पे साइन एंड सिम्टम्स थे वही यहाँ पे भी होंगे, ए टू जी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप साउंड से करवा सकते हो, आपको पता चल जाता है कि कौन सा वो चल रहा है, सही है। तो यहाँ पे भी देखें वही डायस्टोलिक मर्मर होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो इयोटिक रिगर्जिटेशन में वो कहते हैं ना कि मोस्टली यहाँ पे तो इन लोगों ने अर्ली लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि हमने पहले साउंड्स में बात की है कि ये इसमें पेन होगा, पेन पेन वो डायस्टोलिक मर्मर हो, क्योंकि ये अर्ली में भी, क्योंकि ब्लड जब ऊपर से आता है ना तो अर्ली में भी आता है, मिड में भी आता है, और फिर इसके बाद जो है ना लेट में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अर्ली लिखा हुआ है, लेकिन अर्ली में भी आपके पास साउंड्स प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन, ये हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि बाउंडिंग पल्सेस, पल्सटाइंग नेल बेड, ये हेड बॉम्बिंग, ये सारे हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन इसकी वजह से ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे पास इसके, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना अगर हाँ पल्स प्रेशर हमने पढ़ा था ना कि पल्स प्रेशर क्या है हमारे पास, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक पल्स और प्रेशर और माइनस डिस्टोलिक प्रेशर, ये हमारे पास पल्स प्रेशर है ना। अब क्या होगा कि देखें जैसे कि इयोटिक रिगर्जिटेशन में हमने बात की, अब ऊपर से भी जो है ना ब्लड बैक फ्लो हो रही है, अब आपका जो डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आपका ऊपर से भी अब ब्लड जो है ना वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो पीछे ब्लड और इंक्रीज हो जाएगा, और इसी की वजह से आपके पास क्या होगा, डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जब ये कार्डिक आउटपुट करेगा तो इसका मतलब ये है कि अब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि अब ब्लड ज्यादा है, तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और इसी की वजह से मतलब आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड पीछे आ रहा है ना, तो अब प्रेशर जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, वो इसलिए क्योंकि अब आपका ब्लड ऊपर से बैक फ्लो हो रही है वो ज्यादा हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो आपके पास क्या हो सकता है, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, और इसी को तो हम कहते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है। तो ये आपके जहन में रख देना है। और जाहिर सी बात है क्योंकि जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हो, अब हार्ट जो है ना वक्त के साथ साथ कंपेंसेट तो करवाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ सकती है क्योंकि अब वॉल्यूम ज़्यादा है तो हार्ट अब वक्त के साथ अपने आप को बड़ा करवा देगा। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल की जो है ना वो डायलेशन हो सकती है, हाइपरट्रॉपी हो सकती है, किसकी वजह से, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास ऊपर जो स्टेनोसिस में था वो भी, वहां पे भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी था, यहाँ पे भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी है। ऊपर जो स्टेनोसिस में था वो ड्यू टू, क्योंकि रास्ता बंद था, वो हार्ट जो है ना वो ज्यादा जोर लगा रहा था, और इसी वजह से जो है ना उसने वक्त के साथ साथ अपने आप को बढ़ा किया। यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है ना, रिगर्जिटेशन में। तो दोनों में यही मतलब थोड़ा सा वो है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, आगे जो है ना वो आफ्टर लोड ज्यादा था, यानी स्टेनोसिस हुई थी,
तो इसी वजह से दोनों में हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक हो गया। जाहिर सी बात है मेडिकल ट्रीटमेंट में हम यही देते हैं, डायरेटिक्स दे दो, ACE ARB दे दो, ठीक है। और अगर फिर जो है ना मसला और कम्प्लिकेशन की तरफ चला जाए और कम्प्लिकेशन आपने देख लिए तो फिर वाल रिप्लेसमेंट हम ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही ये देखें लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन, ठीक है ना, ट्रीटमेंट वही वाल रिप्लेसमेंट कि अगर आपका जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ जाए आपके पास। फिर जो है ना माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में ये होता है ना कि जो माइट्रल वाल्व है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास इयोटा एट्रियम है, ठीक है ना, और ये आपके पास माइट्रल वाल्व है। अब ये जो है ना ये थोड़ी सी मतलब इसी तरीके से ना डायलिटेशन होती है माइट्रल वाल्व की, बैलून लाइक डायलिटेशन, सही है। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने भी लिखा हुआ है कि बैलूनिंग ऑफ द माइट्रल वाल्व द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टली। अब ये ड्यूरिंग सिस्टली जो है ना ये प्रोड्यूस, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल डायग्राम जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊं, वो ये है कि ये आपके पास क्या है, ऐसे समझ लें कि ये आपके पास राइट एट्रियम है और ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो वाल्व है ये आपके पास माइट्रल वाल्व है। अब यहाँ पे ना बैलून लाइक डायलिटेशन होती है इसी तरीके से एट्रियम की तरफ, सही है, नॉट वेंट्रिकल की तरफ। अब यहाँ पे सिस्टोलिक मर्मर क्यों होगा? वो सिस्टोलिक मर्मर इसलिए होगा क्योंकि जब भी आपके पास ये वेंट्रिकल जो है ना कंट्रैक्ट करवाएगा इयोटा में ब्लड आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल है, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपके पास राइट वेंट्रिकल, सही है। तो यहाँ पे जब ब्लड आएगा ना, तो जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा ना, तो पीछे से, क्योंकि अब ये जो वाल्व है ये थोड़ा सा बैलून टाइप अपने आप को जो है ना वो करवाएगा, ठीक है ना। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, और वो चीज जिसको क्या कहते हैं यार, उसको जो ऊपर से नीचे आते हैं, वो फिर वो छतरी जो है ना वो निकाल लेते हैं, पैराशूट जिसको बोलते हैं ना वो। तो इसी तरीके से हाँ, तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा पीछे से, ये जो वाल्व है ये पीछे की तरफ ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, वो छतरी की तरह है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसीलिए क्योंकि इसको ये ड्यूरिंग सिस्टली यहाँ पे जो साउंड है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सिस्टली, क्योंकि ये वाल्व जो है ना ये ज्यादातर हमारे पास जो है ना सॉफ्ट हो जाता है, फ्लॉपी हो जाता है। सॉफ्ट और फ्लफी की वजह से हमारे पास यहाँ पे ये डायलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखें स्लाइड की तरफ हम फिर से चले जाएंगे, ये देखें, ठीक है ना, ड्यू टू मैक्साइड डीजेनरेशन ऑफ द वाल्व। अब इसी की वजह से हमारे पास जो वाल्व है वो फ्लॉपी हो जाता है, बिल्कुल नरम हो जाता है, ठीक है ना। और मोस्टली जो है ना हमारे पास इसकी जो इथियोलॉजी है, मोस्ट इथियोलॉजी हमें पता नहीं है कि किसकी वजह से होते हैं, लेकिन कुछ अथॉरिटीज यही कहती है कि जिसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, जैसे कि मार्फिन और एहलर डेनलर सिंड्रोम हो, ठीक है ना। तो ये डिजीज एहलर डेनलर सिंड्रोम हमने बायोकेमिस्ट्री में की है, ठीक है, तो वहां पे आप लोग देख लें। तो अगर ये दोनों चल रहा है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो मोस्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी की वजह से भी आपके पास ये मसला हो सकता है। लेकिन इथियोलॉजी मोस्ट कॉमन जो है ना वो अननोन है हमारे पास। क्लिनिकल फीचर वो मिड सिस्टोलिक क्लिक होगा। वो मिड इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इयोटिक वाल है वो ड्यूरिंग मिड में आपका जो इयोटिक वाल है वो ओपन होती है। अर्ली में तो आपका जो है ना वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होती है ना, अपने आप को कंट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, प्रेशर जनरेट होती है, और फिर जब प्रेशर जो है ना वो ऊपर चला जाती है, यानी इयोटा से आपका जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल का ज़्यादा हो जाता है, तब आपके पास इयोटिक वाल्व ओपन होती है। हमने पढ़ा है कार्डियक साइकिल में, ठीक है ना, तो आप वहाँ से आप देख लें। तो मिड इसलिए क्योंकि आपका जो इयोटिक वाल है वो मिड में ओपन होती है। अर्ली में तो आपका जो है ना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होती है, आपका प्रेशर वॉल्यूम सारा सब कुछ सेम, वॉल्यूम सेम होता है, प्रेशर जनरेट होती है, सारे वाल बंद होते हैं। तो मिड में फिर आपका वाल ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं मिड सिस्टोलिक क्लिक, ठीक है।
और यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक है, जाहिर सी बात है अगर आपके पास ये हो तो कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या हो सकती है, इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है ना माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन ये हमारे पास हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, वही मेडिकली में अगर आपके पास वॉल्यूम को कम कर लो, ठीक है ना, और कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो जाहिर सी बात है फिर आप जो है ना वाल्व रिप्लेसमेंट करते हो। ठीक हो गया। तो ये देखें ये फ्लॉपी हो गया, ये माइट्रल वाल्व है आपके पास, सही है बैलून लाइक डायलिटेशन है, नजर आ रही है ना आप लोगों को, माज तनवीर है, बाकी तो मेरे ख्याल से सो रहे हैं लेकिन आप लोग देख लें, ठीक है। ये देखिए फ्लॉपी है, बिल्कुल फ्लॉपी है, ये देखिए नजर आता भाई। आप लोग बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहे हो, अरे मुझे लगता है सो रहे हो, तो रिस्पांस दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि यार क्लास में कोई है क्लास में कोई सुन रहा है कि नहीं। मुझे भैया वो रिकॉर्डिंग हो रही थी ना इसलिए नहीं बोल रहे थे। नहीं नहीं कोई नहीं, खैर है इसमें तो, ये तो आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखिए अब माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होगा कि इसमें भी आपके पास जो है ना वो बैक फ्लो होती है, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब अब माइट्रल वाल्व जो है ना वो सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या होगा कि आपका जो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा ना, तो अब जो ब्लड फ्लो है ना वो बैक फ्लो हो जाएगी ऊपर की तरफ, सही है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एट्रियम है और ये आपके पास वेंट्रिकल है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अब ये वाल सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब सिस्टली ड्यूरिंग सिस्टली आपका हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, आपका हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, तो अब जो ब्लड फ्लो है ना वो बैक चली जाएगी, तो ड्यूरिंग सिस्टली ना, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास जो साउंड होगा वो क्या होगा, सिस्टोलिक साउंड। लेकिन ये इसको कहते हैं पेन सिस्टोलिक, होलो सिस्टोलिक, ठीक है ना। पेन सिस्टोलिक और होलो सिस्टोलिक का वही मतलब है जो मैंने पहले आप लोगों को साउंड में बताया कि ये अर्ली में भी होगा, मिड में भी होगा, लेट में भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं। अब जो है ना अब इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, जाहिर सी बात है वही माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो, तो एक तो वो अगर पहले से माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का मसला चल रहा हो तो एक कॉम्प्लिकेशन वो भी हो सकती है। इसके अलावा जो है ना आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो जब ये हाइपरट्रॉफी हो जाए ना तो ये जो वाल्व है बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल ये माइट्रल वो है और इसकी जो है ना ये डायलिटेशन हो जाए ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे, तो अब ये डायलिटेशन हो गया ना, तो अब ये इसको थोड़ा सा ना इसी तरफ लेके जाते हैं, इसकी तरफ लेके जाते हैं, इस साइड पे, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि अब हाइपरट्रॉफी हो गई है, तो अब ये वाल्व जो है ना ये सही तरीके से बंद नहीं हो पाएगा, है, ठीक है ना। तो अब जो ब्लड फिर जो है ना वो बैक फ्लो होगी माइट्रल वाल्व में, ब्लड जो है ना पीछे की तरफ माइट्रल वाल्व में बाहर निकलेगा एट्रिया की तरफ, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन चल रही हो, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो, ये काजेज है बेसिकली, सही है। तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, अक्यूट रोमेटिक हार्ट डिजीज हो, ठीक है ना, वो ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात की है, पपिलरी मसल्स रप्चर्स हो जाए, ठीक है ना, और ज़्यादातर ये आफ्टर एमआई होती है, माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए ना, तो ज़्यादातर ये फिर ये हमारे पास ये जो मसल्स है ना ये पपिलरी मसल्स ये रप्चर हो जाते हैं, ठीक है ना। मेडिसिन में वैसे भी हम ये इसको हम दोबारा करेंगे, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर्स में वही मैंने बताया ना कि आप जो भी हार्ट का मसला चल रहा हो, इसमें इसके लिए जो डायग्नोसिस हम करते हैं हम इको करते हैं बेसिकली, लेकिन ये है कि इको इनिशियल मतलब वो है कि इससे आप पता लगा लेते हो, क्योंकि इको आपको इनाटमी बता देता है कि कौन सा जो है ना हार्ट का कौन सा इनाटमी जो है ना वो ख़राब हो चुका है। तो इको भी आप करवा सकते हो, लेकिन साउंड से भी जो है ना आपको पता लग जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ना होलोसिस्टोलिक या पेन सिस्टोलिक मरमर ये आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। और जब वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें वॉल्यूम ओवरलोड ही होगा, क्योंकि हर एक वाल्वर डिजीज हो, जो भी वाल्व का मसला हो, उसमें वॉल्यूम का ओवरलोड होना ही होना है,
ठीक है ना। तो इसीलिए तो जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ बिल्कुल सेम होता है, ए टू जी सेम है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम जिस तरह उसमें हम डायरेटिक्स देते थे, इसी में हम इसलिए हम इसमें भी हम डायरेटिक्स दे देते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है हमारे पास। फिर इसके बाद हाँ देखिए, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो और माइट्रल रीगर्जिटेशन हो, दोनों में ना देखिए ना होलोसिस्टोलिक मरमर होता है। जिस तरह मैंने ऊपर भी मैंने ये बात की कि देखें माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो, इन लोगों ने खैर मिड लिखा हुआ है, लेकिन ये इसमें आपके पास जो है ना सारों में आपके पास पेनसिस्टॉलिक मरमर हो सकता है, ठीक है ना, होलोसिस्टॉलिक। और अगर माइट्रल रीगर्जिटेशन हो, माइट्रल रीगर्जिटेशन हो तो इसमें भी हमने कहा था कि होलोसिस्टॉलिक मरमर। अब दोनों का जो है ना, दोनों में आपके पास पेनसिस्टॉलिक या होलोसिस्टॉलिक मरमर होता है, ठीक है ना, दोनों में सेम है। दोनों का आप बेस्ट अस्कल्टेट करते हो एट द एपेक्स, दोनों का। तो आप दोनों को डिफरेंशिएशन किस तरह करोगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने किस तरह निकालनी है। अब देखिए जो माइट्रल रीगर्जिटेशन है, जब आप हैंड ग्रिप कर देते हो ना तो उसमें आपके पास आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। हैंड ग्रिप में आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज है। तो जब वो इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है कि ये वर्स हो जाएगा माइट्रल रीगर्जिटेशन में, जबकि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में उसमें नहीं, क्योंकि ये आपके पास फ्लोपी है और आपका जो माइट्रल वाल्व है ये बैलून लाइक डायलिटेशन हो जाती है, तो उसका इसके साथ वो कोई इसका वो रिलेशन नहीं। तो दोनों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस यही है कि दोनों में पेनसिस्टॉलिक या होलोसिस्टॉलिक मरमर होगा, दोनों का एट द एपेक्स बीट पे जो है ना आपको सुनाई देगा। और दोनों का जो है ना सिर्फ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि माइट्रल रिगर्जिटेशन में ये अगर आप हैंड ग्रिप कर देते हो तो ये जो मरमर है ये वोर्स हो जाएगा, जबकि माइट्रल प्रोलैप्स में वोर्स नहीं होता है। बस ये कहना था मैंने, ठीक हो गया। फिर इसके बाद माइट्रल स्टीनोसिस हो, तो माइट्रल वाल्व कब ओपन होती है, जब आपके पास ड्यूरिंग डायस्टोली, क्योंकि ब्लड जो है ना एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल की तरफ आती है। अब माइट्रल स्टीनोसिस हुआ है, इसका मतलब है कि अब माइट्रल वाल्व जो है ना वो तंग हो चुका है, हैं? और जैसे कि काज हमने पढ़ी है कि कोई भी मतलब रोमेटिक फीवर चल रहा हो, अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तो मोस्ट कॉमनली माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होते हैं। तो वही चीज़ इधर भी इन लोगों ने डाली है, ठीक है ना। क्रॉनिक रोमेटिक फीवर चल रहा हो, ये डिजीज़ हो, तो माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस तो होगा ही। क्लिनिकल फीचर में वही डायस्टॉलिक मरमर होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है वॉल्यूम का ओवरलोड हो जाना, लेफ्ट एट्रियम जो है ना फिर वो डायलेट हो जाएगा, क्योंकि एट्रिया से जो है ना वो ब्लड जो है ना वेंट्रिकल की तरफ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर आगे तो रास्ता बंद है तो लेफ्ट एट्रियम वक्त के साथ बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से लेफ्ट एट्रियम बढ़ गया। अब ये पीछे भी ये वॉल्यूम पीछे भी चला जाएगा, वेन में फिर लंग्स में, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो पल्मोनरी कंजेशन भी हो सकती है, एडिमा भी हो सकता है, और वहाँ पे अब ब्लड ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, तो हाइपरटेंशन होगी। ये सारे चीज़ें हमने पहले डिस्कस की है, मैं दोबारा दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ये एट्रियम है, ये आपका पास वेंट्रिकल है, ये आपके पास एओर्टिक वाल्व है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से जो है ना ब्लड आती है, ये आपके पास लंग्स है, ठीक है। और ये वेन है आपके पास, ठीक है ना, तो यहाँ से ब्लड आती है, यहाँ पे एट्रियम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टीनोसिस हुई है, ब्लड जा नहीं रहा है, वक्त के साथ साथ आपका ये एट्रियम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एट्रिया हाइपरट्रॉफी होगी, प्रेशर पीछे जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, लंग्स में ज़्यादा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, और इसी की वजह से जो है ना यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि पल्मोनरी हाइपर टेंशन, पल्मोनरी हाइपर टेंशन, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ें हैं, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, जाहिर सी बात है एट्रिया का मसला है भाई। अब एट्रिया में जो है ना वो हाइपरट्रॉफी होगी, ये तो नेक्स्ट तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ही आ सकता है, ठीक है ना। तो मेडिकली वही वॉल्यूम ओवरलोड के लिए आप ड्रग्स दे दो, और कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो फिर सर्जरी। ये देखें थ्रोम्बस बना हुआ है, मूरल थ्रोम्बाई,
और ये ज़्यादातर एसोसिएटेड है एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ, क्योंकि जब भी एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो ये थ्रोम्बाई होती है। ये देखें, थ्रोम्बाई है हमारे पास। चलिए, तो ये हमारे पास थे बेसिकली वाल्वर डिजीज़। कल इंशाल्लाह हम ये जो कार्डिक पैथोलॉजी है इसको हम कल ख़त्म करेंगे। सही है इंशाल्लाह, फिर ज़िंदगी रही।